फ्रेंड्स, आज हम प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ेंगे। इससे प्रीवियस क्लासेस में हमने ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पढ़ रखा है। ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो mRNA, rRNA या tRNA जो भी RNA बनता है वो इमेच्योर होता है और ट्रांसलेशन के लिए अप्रोप्रिएट नहीं होता है। तो ट्रांसलेशन से पहले सेल को उस RNA की प्रोसेसिंग करना मस्ट हो जाता है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए हुए हैं। When the RNA is synthesized, it is immature and prone towards degradation. जो न्यूली RNA सिंथेसाइज होता है वो इमेच्योर होता है और डिग्रेडेशन के लिए प्रोन होता है। मतलब जो न्यूक्लियजेज होते हैं वो उस RNA को डिग्रेड कर सकते हैं। उसके बाद रिमूवल ऑफ नॉन कोडिंग सीक्वेंस इज आल्सो नेसेसरी। जो इंट्रॉन्स होते हैं RNA में, बेसिकली हम यहाँ पर mRNA को की प्रोसेसिंग पढ़ रहे हैं, तो उसमें जो इंट्रॉन्स होते हैं उनका रिमूवल भी नेसेसरी हो जाता है। RNA एडिटिंग इज आल्सो रिक्वायर्ड टू मेक डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ RNA। जो यूकैरियोटिक mRNA होता है उसकी एडिटिंग रिक्वायर्ड हो जाती है, क्योंकि आपको पता होगा हमने ट्रांसक्रिप्शन में डिस्कस भी किया था कि जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होती है वो मोनोसिस्टोनिक होती है। तो इसलिए उसके डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाने के लिए सेल को RNA एडिटिंग भी करनी पड़ती है। प्रोसेसिंग हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ RNA टू द साइटोसोल। अब आपको पता होगा प्रोसेसिंग जो है न्यूक्लियस में ही होती है और ट्रांसलेशन के लिए RNA को साइटोसोल में जाना होता है। तो ये प्रोसेसिंग उसके मूवमेंट में हेल्प करती है साइटोसोल के लिए। RNA प्रोसेसिंग इज आल्सो हेल्प इन द इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन। प्रोसेसिंग ट्रांसलेशन के इनिशिएशन में भी हेल्प करती है, राइट। प्रोसेसिंग ऑफ mRNA। अब हम mRNA के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो ट्रांसक्रिप्शन में mRNA बन रहा है वो प्री mRNA उसको बोलते हैं, इमेच्योर होता है जो। अगर हम प्रोकैरियोट की बात करें तो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन ओवरलैप, मतलब जैसे ट्रांसक्रिप्शन ख़त्म नहीं हो पाता है तो उस mRNA का ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाता है साइमल्टेनियसली, आप बोल सकते हैं। नो प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड, प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि मेच्योर mRNA बिकॉज इंट्रॉन आर एब्सेंट आर वेरी लेस। जो mRNA बनता है प्रोकैरियोट में वो ऑलरेडी मेच्योर होता है और उसमें इंट्रॉन एब्सेंट होते हैं या फिर बहुत ही कम होते हैं, राइट। वहीं अगर हम यूकैरियोट में प्रोसेसिंग की बात करें तो यहाँ पर mRNA की कैपिंग होती है, पॉलीएडेनाइलेशन होता है और स्प्लाइसिंग भी होती है। स्प्लाइसिंग सिर्फ यूकैरियोट के केस में होती है, प्रोकैरियोट के केस में कभी भी स्प्लाइसिंग नहीं होती है। लास्ट RNA एडिटिंग भी होती है, ठीक है। तो ये डिफरेंट स्टेप हम पढ़ेंगे। आज के वीडियो में हम सिर्फ कैपिंग और पॉलीएडेनाइलेशन को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम स्प्लाइसिंग और RNA एडिटिंग को डिस्कस करेंगे, राइट। तो कैपिंग को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, when the nascent transcript are 20 to 25 base pair in length, capping start को ट्रांसक्रिप्शनली। जैसे ट्रांसक्रिप्शन होता रहता है और RNA जो है आपका 20 से 25 बेस पेयर का बन जाता है तो यहाँ पर कैपिंग स्टार्ट हो जाती है। फ्रॉम टर्मिनल न्यूक्लियोटाइड ऑफ न्यूली सिंथेसाइजिंग mRNA, one phosphate that is gamma phosphate is removed by RNA ट्राईफॉस्फेट। जो एंड का न्यूक्लियोटाइड होता है उसमें 3 फास्फेट होते हैं, अल्फा बीटा गामा। तो उसका जो लास्ट फास्फेट गामा है वो RNA ट्राईफॉस्फेटेज द्वारा रिमूव कर दिया जाता है। नाउ द टर्मिनल न्यूक्लियोटाइड बिकम NDP। जो टर्मिनल ट्राई न्यूक्लियोटाइड था वो न्यूक्लियोटाइड डाईफॉस्फेट हो जाएगा, क्योंकि उसमें गामा फास्फेट रिमूव हो गया है। देट हैव अल्फा एंड बीटा फास्फेट, और उसके बाद अल्फा और बीटा फास्फेट ही रह जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, GTP is added to the terminal bisphosphate
by mRNA guanylyl 7 methyl transferase losing the pyrophosphatase gamma and beta from the GTP and become GMP that have only alpha phosphate। अब यहाँ पर एक एक्सटर्नल GTP आता है, उसके जो 3 फास्फेट होते हैं ना, अल्फा बीटा और गामा, तो उसके गामा और बीटा फास्फेट को रिमूव कर दिया जाता है और उसमें सिर्फ अल्फा फास्फेट बनता है। तो जो GTP है वो GMP बन जाता है, जिसके बाद सिर्फ अल्फा फास्फेट होता है। इस मैकेनिज्म को हम डायग्राम की हेल्प से भी देखेंगे। अभी यहाँ पे पॉइंट्स देख लीजिए। तो एक तो जो mRNA बन रहा था उसका एक फास्फेट रिमूव हुआ गामा वाला, तो वो NDP बन गया। दूसरा एक एक्सटर्नल GTP आएगा, उसके 2 फास्फेट रिमूव हो गए, कौन से, गामा और बीटा, तो उसके बाद सिर्फ अल्फा बचा है और GMP बन गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। दिस रिजल्ट इन 5' to 5' linkage between alpha phosphate of guanine and alpha and beta phosphate of newly synthesizing mRNA that form alpha beta alpha triphosphatase linkage। अब होता क्या है, जो mRNA का अल्फा और बीटा फास्फेट है और जो आपका एक्सटर्नल GTP आया था उसका अल्फा फास्फेट है, इनका आपस में बॉन्ड बन जाता है और GMP जो है वो न्यूली सिंथेसाइजिंग mRNA से अटैच हो जाता है। जो GMP का अल्फा फास्फेट और mRNA का बीटा एंड अल्फा फास्फेट, तो अल्फा बीटा अल्फा लिंकेज बन जाता है, ये रेयर लिंकेज है। नेक्स्ट दिया हुआ है, नाउ दिस एक्सटर्नल गुआनिन इज मेथाइलेटेड बाय mRNA methyl transferase 7th पोजीशन दैट इज कॉल्ड कैप 0। अब जो GMP है उसकी 7th पोजीशन पे mRNA methyl transferase मिथाइल ग्रुप को ऐड कर देता है और उसको हम कैप 0 कैपिंग कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। इसको हम आगे भी डिस्कस डायग्राम के थ्रू करेंगे मैकेनिज्म पूरी। नाउ इफ द एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड इज एडेनिन, जिस न्यूक्लियोटाइड का अल्फा फास्फेट हटा हुआ था वो अगर एडेनिन होगा, देन द मेथाइलेशन इज अकर एट 6th पोजीशन, तो उसके 6th पोजीशन पे मेथाइलेशन हो जाता है, उसको कैप 1 कहते हैं। आफ्टर दैट कैप 2 इज एडेड एट 2' OH ऑफ दैट एडनिन, उसके बाद उसी एडनिन के 2' OH पे शुगर में जो दूसरा कार्बन होगा उसके OH पे एडनिन ऐड कर दिया जाएगा, उसको कैप 2 करेंगे। उसके बाद अगर रिक्वायर्ड होगा तो कैप 3 नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड होगा उसके 2' OH पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। अगर पहला न्यूक्लियोटाइड एडनिन होगा तो उसके 6th पोजीशन पे ऐड होगा तो उसको वहाँ से कैपिंग स्टार्ट होगी। फिर जो सेम होता है मतलब शुगर के, ये जो 6th पोजीशन पे ऐड हो रही है ये एडेनिन के बेस के ऐड हो रही है कैपिंग। बाकी जो कैप 2 ऐड हो रहा है वो उसी एडेनिन के शुगर के 2nd पोजीशन पे हो रही है, 2nd कार्बन के पोजीशन पे हो रही है और नेक्स्ट चलता रहेगा। अगर ये एडेनिन नहीं होगा तो फिर जो कैपिंग है वो शुगर से ही 2' कार्बन शुगर से ही स्टार्ट होगी। 6th पोजीशन पे तभी लगेगा जब एडेनिन होगा। ठीक है, तो होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अभी आगे हम इसको और भी क्लियर करेंगे। हेयर सेम जो होता है द डोनर ऑफ मेथाइल ग्रुप। अब जो मेथाइल ग्रुप ऐड हो रहे हैं उसका डोनर यहाँ पर सेम होता है, एस एडेनोसिल मेथ्योनिन इसकी फुल फॉर्म होती है। यहाँ पर हमने एंजाइम को एक बार फिर से लिखा हुआ है। जो RT होता है RNA ट्राइफास्फेटेज, वो रिमूव करता है गामा फास्फेट को mRNA से जो न्यूली सिंथेसाइज हो रहा है। उसके बाद आता है ग्वानिल मेथाइल ट्रांसफरेज, ये जो एक्सटर्नल GTP होता है उसका बीटा और गामा फास्फेट को रिमूव करता है और उसको GMP ग्वानिन मोनोफास्फेट बना देता है और उसका जो है अल्फा फास्फेट रह जाता है। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है रिमूव गामा एंड बीटा फास्फेट फ्रॉम एक्सटर्नल GTP। नेक्स्ट आता है मेथाइल ट्रांसफरेज, ये 7th पोजीशन पे मेथाइल ग्रुप ट्रांसफर करता है उसी ग्वानिन के जिसको 0 कैप कहते हैं। यहाँ तक ये क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में इसकी मैकेनिज्म को देख लेते हैं। यहाँ पर ATP है mRNA का, मेक श्योर इस पर
और भी न्यूक्लियोटाइड ऐड होंगे, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड को लेके बात कर रहे हैं। जो ये mRNA का ATP है, इसमें अल्फ़ा बीटा और गामा फास्फेट होंगे, तीनों आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर RNA ट्राई फास्फेटेज आएगा और इसका गामा फास्फेट रिमूव कर देगा। ठीक है, रिमूव गामा फास्फेट फ्रॉम mRNA। उसके बाद से इसमें अल्फ़ा और बीटा फास्फेट रह जाएंगे, अल्फ़ा और बीटा फास्फेट रह जाएंगे, तो ये GDP बन जाएगा, सॉरी ये ADP बन जाएगा, एडेनिन है ना, तो ये ADP बन जाएगा। नेक्स्ट जो एक्सटर्नल GTP आ रहा था, उसमें ग्वानिलिक ट्रांसफरेज आएगा और इसका बीटा और गामा फास्फेट रिमूव करा जाएगा। ये जो देखिए आप, बीटा और गामा फास्फेट इनको रिमूव कर देगा और ये GMP बन जाएगा, अल्फ़ा फास्फेट। ठीक है, बीटा और गामा इसका रिमूव हो गया। नेक्स्ट जब ये रिमूव हो जाएगा तो उसके बाद एंजाइम आएगा मिथाइल ट्रांसफेरेज, वो इस ग्वानिन के 7th पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप ऐड कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट ये जो एक मिथाइल ग्रुप ऐड करेगा, इसी को कैप 0 बोलेंगे। नेक्स्ट अगर ये जो एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड mRNA का है, वो अगर एडनिन होगा तो इसके 6th पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप ऐड होगा, लेकिन अगर एडनिन नहीं होगा तो फिर इसके शुगर के सेकेंड कार्बन से ही मिथाइल ग्रुप ऐड होगा, उसको कैप 1 बोलेंगे। नेक्स्ट में अगर ऐड होगा तो उसको कैप 2 बोलेंगे। अगर यहीं पे बेस 1 की जगह मतलब एडनिन होता तो इसके 6th पोजीशन पे लगता, उसको कैप 1 बोलते, और फिर यहाँ से जब इसी के शुगर पे लगता सेकेंड प्राइम OH पे, तो इसको कैप 2 बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर एडनिन है नहीं, तो कैपिंग डायरेक्ट शुगर के सेकेंड कार्बन से ही स्टार्ट हो रही है, जो राइबोस शुगर होती है ना RNA में, तो इस तरह से कैपिंग चलेगी। अब आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, ये जो अल्फ़ा फास्फेट है ये इस GMP का आया हुआ है। ठीक है, और जो अल्फ़ा एंड बीटा फास्फेट है ये ADP का आया हुआ है। बाकी इसका गामा फास्फेट तो रिमूव भी हो गया था, तो अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा लिंकेज बन गया है। तो होप एक कैपिंग का कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। आपको सिर्फ 3 एंजाइम याद रखने हैं और किस तरह से इसमें गामा फास्फेट रिमूव हो रहा है, किस तरह से इसमें बीटा और गामा रिमूव हो रहा है, बाद में दोनों कंबाइन हो रहे हैं। उसके बाद से ये मिथाइल ग्रुप का ट्रांसफ़र कैसे कैसे हो रहा है हमने कई बार डिस्कस कर लिया है रिपीटेशन मोड पे। नेक्स्ट आता है पॉलीएडेनाइलेशन। पॉलीएडेनाइलेशन मतलब पॉलीएटेल का ऐड होना। यहाँ पे लिखा हुआ है, while RNA polymerase second is still transcribing, pre-mRNA is clipped by an endonuclease RAT1। हमने ट्रांसक्रिप्शन के टर्मिनेशन में डिस्कस भी किया था। जैसे जैसे RNA पॉलीमरेज mRNA को ट्रांसक्राइब करता जाता है, प्रोसेस के दौरान ही RAT1 mRNA को कट कर देता है। RAT1 एक एंडोन्यूक्लियस होता है। दिस pre-mRNA containing AAUA and GU रिच सीक्वेंस, ये जो mRNA है ये इन दोनों सीक्वेंस को कैरी करता है। CPSF क्लीवेज पॉलीएडेनाइलेशन स्पेसिफिसिटी फैक्टर बाइंड्स एट AAUA साइट एंड CSTF बाइंड्स एट GU साइट। ये जो CPSF है ये AAUA साइट पे बाइंड कर जाता है और CSTF GU रिच सीक्वेंस पे बाइंड कर देता है। दीज बोथ प्रोटीन इंटरेक्ट विद ईच अदर, ये दोनों प्रोटीन कौन सी CPSF और CSTF आपस में इंटरेक्ट करती हैं एंड काज द बेंडिंग ऑफ प्री mRNA, और जो प्री mRNA उसकी बेंडिंग काज करती हैं, रिजल्टिंग इन द एक्सपोज ऑफ क्लीवेज साइट। उसके बाद से इन दोनों साइट के बीच में, ये जो दोनों साइट हैं GU और AAU, इसकी बेंडिंग काज करता है और इनके बीच में पॉली साइट होती है, जो क्लीवेज साइट है ये होती है, इसको एक्सपोज कर देता है। इसको हम डायग्राम की हेल्प से भी समझेंगे। तो क्लीवेज साइट को एक्सपोज हो जाएगी जब ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करके बेंडिंग करा देंगे mRNA की। उसके बाद से क्लीवेज फैक्टर आता है फर्स्ट एंड सेकेंड, जो कि कटेड क्लीवेज साइट, कटेड क्लीवेज साइट, ये रिपीट हो गया यहाँ पर। तो जो क्लीवेज फैक्टर फर्स्ट सेकेंड है वो क्लीवेज ए साइट पे क्लीव कर देगा। उसके बाद से पॉलीमरेज आएगा, पॉप जिसको बोलते हैं, बाइंड एट 3' एंड स्टार्ट द एडिशन ऑफ पॉलीएटेल।
और पॉली ए टेल का एडिशन स्टार्ट कर देगा, पॉली पॉलीमरेज। उसके बाद से यहाँ पर एक PAB सेकेंड भी आता है, पॉलीएडेनाइलेट बाइंडिंग प्रोटीन, जो कि पॉली ए टेल से बाइंड कर जाएगा और पॉलीएडेनाइलेशन के रेट को इंक्रीज करेगा। यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख लीजिए, mRNA है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इसमें ये दो सीक्वेंस हैं, AAU AA और GU या फिर GU या फिर सिर्फ U होगा। ये दोनों सीक्वेंस हैं, इनमें आकर के CPSF बाइंड करता है इस वाले सीक्वेंस से और CSTF बाइंड करता है GU सीक्वेंस से, ठीक है। उसके बाद से ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगे और इस RNA की बाइंडिंग होगी, तो ये बीच में जो क्लीवेज साइट A है ये एक्सपोज हो जाएगी। जैसे यहाँ डायग्राम में दिया हुआ है, ये देखिए आप, CPSF और CSTF आपस में इंटरेक्ट किए तो ये mRNA पूरा बाइंड हो गया और यहाँ पर ये साइट आप देख सकते हैं, ये स्टार ए बना हुआ है, ये स्टार ए, ये बाइंड होके एक्सपोज हो गई। उसके बाद से क्लीवेज फैक्टर 1 एंड क्लीवेज फैक्टर 2 आएगा और इसको जो है क्लीव कर देगा। जैसे इसको क्लीव करेगा उसके बाद पॉलीमरेज आएगा, यहाँ पर देखिए आप दिया हुआ भी है, और ये पॉली ए टेल का एडिशन स्टार्ट कर देगा और इस पॉली ए टेल से PAB सेकेंड भी आकर बाइंड करेगा, जो कि इस जो पॉली ए टेल ऐड हो रही है इसके रेट को बढ़ा देगा। तो उसके बाद से ये एडिशन हो जाएगा और इस जो mRNA इसकी कैपिंग प्लस टेलिंग हो जाएगी और ये RNA जो है एक्सोन्यूक्लियस से रजिस्ट कर जाएगा, मतलब अब इसको एक्सोन्यूक्लियस इजीली कट नहीं कर पाएंगे, बाकी रिमेनिंग सीक्वेंस से हट जाएगा। तो यहाँ तक हमने कैपिंग और पॉलीएडेनाइलेशन को डिस्कस कर लिया है mRNA में। नेक्स्ट वीडियो में हम स्प्लाइसिंग और RNA एडिटिंग को डिस्कस करेंगे। होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।